हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 26 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का हर एक फैक्ट काफी ध्यान से सुने, क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है? मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी स्कीम को लॉन्च किया गया है असम में। असम के जो सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी स्कीम को लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या होगा, विलेज लेवल पर जो लाइट मोटर व्हीकल होते हैं उनकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होगी लाइट मोटर व्हीकल परचेज करने के लिए लोगों को 25% तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी, या फिर मैक्सिमम 1 लाख तक का। विलेज लेवल पर जो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए ये मुख्यमंत्री ग्राम में परिधान अचोनी स्कीम को 10,000 विलेजेस में लॉन्च किया गया है सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। असम की बात करें तो ये है मैप में असम। रिसेंटली एसबीआई जो है असम की ब्रांच, जो भी एसबीआई की हैं, उन्होंने विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के लिए एक महिला आत्मनिर्भरशील अचानी प्रोग्राम लॉन्च किया है असम में। तो आप ये भी याद रखिएगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली द्वीप, वो भी असम में है। बाकी काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और रिसेंटली बहुत चर्चा में था डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये सारे असम में हैं। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, अभी बताया। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट कोविंद द्वारा कितनी पर्सनैलिटीज को एनएसएस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारे जो प्रेसिडेंट कोविंद हैं यानी रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने 42 पर्सनैलिटीज को 2018-19 के लिए, कब के लिए? 2018-19 के लिए 42 लोगों को एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, इन 42 लोगों में से 14 यानी 14 जो है महिलाएं हैं। जो आपका एनएसएस अवार्ड है ये प्रत्येक वर्ष अनाउंस किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स के अंतर्गत आता है ये। इस बार भी अनाउंस किया गया ये अवार्ड। टोटल 3 कैटेगरीज में ये अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं। 3 कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी +2 काउंसिल, सेकंड कैटेगरी है एनएसएस यूनिट प्लस देयर प्रोग्राम ऑफिसर्स, और थर्ड कैटेगरी है एनएसएस वॉलंटियर्स। तो 3 कैटेगरी में एनएसएस अवार्ड दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। इस बार 42 लोगों को दिए गए हैं, जिसमें से 14 आपकी महिलाएं हैं। एनएसएस की बात कर लेते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम। ये कब लॉन्च हुई थी? तो महात्मा गांधी जी के 100वें जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1969 को एनएसएस स्कीम लॉन्च हुई थी। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आपको इसका मोटो पता होना चाहिए। एनएसएस स्कीम का मोटो है नॉट मी बट योर, यानी स्वयं से पहले आप। ये है एनएसएस स्कीम का मोटो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स के तहत आती है। मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा एसडीआरएफ जो कोविड स्पेंडिंग है एसडीआरएफ के तहत उसको कितना % बढ़ा दिया गया है? तो पहले एसडीआरएफ के तहत कोविड स्पेंडिंग 35% थी, यानी एसडीआरएफ का 35% आप कोविड प्रोक्योरमेंट के लिए खर्च कर सकते थे। पीएम मोदी ने रिसेंटली इसको 50% तक बढ़ा दिया है। देखिए, जो कोविड इन्फेक्टेड, सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड इंडिया के 7 स्टेट्स और यूटी हैं, उनके चीफ मिनिस्टर के साथ पीएम मोदी की बैठक हो रही थी। तो उस दौरान पीएम मोदी ने अनाउंस किया जो एसडीआरएफ है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, उसके तहत अब कोविड-19 की स्पेंडिंग लिमिट जो है 35 से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। ये जो 7 स्टेट्स या यूटी हैं, इंडिया के लगभग 63% केसेस इन्हीं में से आ रहे हैं कोविड-19 की। एसडीआरएफ की बात करते हैं, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है आपका 2005 का, उसके तहत इस फंड की स्थापना हुई थी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करता है 75%, जबकि स्टेट्स करते हैं 25%। अगर हिमालयन स्टेट्स की बात करें या फिर यूटीज की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट 90% कंट्रीब्यूट करता है। तो आप क्या देखिएगा, एसडीआरएफ के तहत जो कोविड-19 स्पेंडिंग है उसको 35 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल जेट को फ्लाई करने वाली इंडिया की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? तो राफेल जेट को फ्लाई करने वाली इंडिया की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बन गई हैं शिवांगी सिंह। ये देखिए, ये हैं शिवांगी सिंह। आप ये याद रखिएगा कि वाराणसी के रहने वाली हैं। रिसेंटली इन्होंने फाइटर प्लेट जो हमारा आया है राफेल, फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने इसको बनाया है। इंडिया में अभी तक किसी भी वुमेन फाइटर पायलट जो था उन्होंने उड़ाया नहीं था। शिवांगी सिंह इंडिया की पहली वुमेन फाइटर पायलट बन गई हैं जिन्होंने राफेल को उड़ाया है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि राफेल जेट जो इंडिया में आए हैं, टोटल 5 आए हैं, फर्स्ट बैच आया है इनका।
उनको इंडियन एयरफोर्स की जो अंबाला बेस है, अंबाला एयर बेस, वहां पर गोल्डन एरो नाम का इनका स्क्वाड्रन है, जिसका पहले नाम था 17th स्क्वाड्रन। तो गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में राफेल जेट्स को शामिल किया गया है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ पे, जो कि कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट फैसिलिटी है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेफ पे को लॉन्च किया गया है IDFC फर्स्ट द्वारा। रिसेंटली IDFC फर्स्ट ने सेफ पे नाम का एक कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड पेमेंट फैसिलिटी लॉन्च कर दी है। अभी क्या करते हैं, आप POS पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे जाते हैं और कार्ड को स्वाइप करते हैं, तो इससे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। अब क्या होगा, आपका कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे कार्य करेगा, आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन के ऊपर दिखाएंगे और आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। इसके लिए IDFC बैंक द्वारा सेफ पे मैकेनिज्म लॉन्च किया गया है, फैसिलिटी लॉन्च की गई है। खास बात क्या है, देखिए एक बार में आप मैक्सिमम 2000 तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं सेफ पे के तहत, और एक दिन में मैक्सिमम 20,000 रुपीज का ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं सेफ पे के तहत। IDFC की बात करें तो पहले ये IDFC बैंक थी, बाद में रिसेंटली कैपिटल फर्स्ट का मर्जिंग हो गया था, तो इसका नाम पड़ गया IDFC फर्स्ट बैंक। 2015 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। कुछ दिन पहले ही इसके MD एंड CEO कौन बने हैं? V वैद्यनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर लुकाशेंको 6वीं बार प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको 6वीं बार प्रेसिडेंट बने हैं बेलारूस के। ये देखिए अलेक्जेंडर लुकाशेंको 6th टाइम, लगातार 6वीं बार प्रेसिडेंट बने हैं बेलारूस के। आप देखिएगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बेलारूस की बात करें तो ये देखिए बेलारूस, बेलारूस ईस्टर्न यूरोप में बिल्कुल रशिया से टच करती हुई एक कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। आप देखिएगा कैपिटल क्या है, तो मिन्स्क इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है, बेलारूसियन रूबल, और अब इसके प्रेसिडेंट फिर से बन गए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेट या यूटी गवर्नमेंट द्वारा मोक्ष कलश योजना लॉन्च की गई है? तो मोक्ष कलश योजना लॉन्च की गई है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। अपनी तरह की पहली स्कीम है जो इंडिया में लॉन्च की गई है। इसमें क्या है, अगर आप अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे हैं, जो डेथ हो जाती है लोगों की अस्थि विसर्जन की जाती है गंगा नदी में, तो अगर आप अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे हैं हरिद्वार गंगा नदी में, तो मोक्ष कलश योजना के तहत राजस्थान गवर्नमेंट 2 लोगों का फ्री किराया प्रोवाइड करेगी फैमिली मेंबर्स को। आप अपने मतलब जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी अस्थियों को विसर्जित कर सकते हैं गंगा नदी में जाके हरिद्वार। तो इसके लिए 2 लोगों का फ्री आपको फेयर दिया जाएगा बसेस का। तो इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने मोक्ष कलश योजना लॉन्च की है। राजस्थान की बात करें तो ये मैप में देखिए सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का राजस्थान। रिसेंटली क्यों चर्चा में था, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने MSMEs को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए CDB के साथ एक MOU पर साइन किया था। राजस्थान का केवलादेव घाना पक्षी विहार बहुत चर्चा में है। उसके अलावा इन्होंने राजस्थान ने रिसेंटली स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट किए थे विलेज लेवल पर। राजस्थान के CM कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है इसके? कलराज मिश्र। और आप क्या देखिएगा राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम की वुमेन प्रोफेशनल्स द्वारा 6th यामीन हजारिका अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो 6वां यामीन हजारिका अवार्ड मिला है आपका राणा सैफी जी को। ये देखिए ये है राणा सैफी जी, फेमस हिस्टोरियन है। इनको इस बार का यानी 6वां यामीन हजारिका अवार्ड मिला है। आप राणा सैफी जी का नाम जरूर याद रखिएगा। यामीन हजारिका अवार्ड मिला है। यामीन हजारिका जी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की पहली फीमेल थी जो सेंट्रल पुलिस को जिन्होंने ज्वाइन किया था। दिल्ली की डिप्टी कमिश्नर भी रह चुकी हैं ये। यामीन हजारिका किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो असम से बिलोंग करती हैं। आप देखिएगा तो यामीन हजारिका अवार्ड 6वां मिला है आपका राणा सैफी जी को। और राणा सैफी मैंने आपको बता दिया ये है एक फेमस हिस्टोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ने वाटर पार्टनरशिप के लिए किस कंट्री के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है? तो रिसेंटली इंडिया ने UK के साथ वाटर पार्टनरशिप पर एक MOU साइन किया है। इसमें क्या होगा, वाटर अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाएंगे। तो आप देखिएगा वाटर पार्टनरशिप पर MOU साइन किया गया है UK गवर्नमेंट द्वारा। रिसेंटली इंडिया और UK के बीच में एक बैठक हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी वाटर पार्टनरशिप पर। इसको इनॉग्रेट किसने किया था इंडिया की तरफ से? तो गायत्री इस्सर और UP सिंह ने इनॉग्रेट किया था। गायत्री इस्सर कौन है? इंडिया के हाई कमिश्नर है UK में। और UP सिंह कौन है? जल शक्ति मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं। इन दोनों द्वारा इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया गया था। उसी दौरान वाटर पार्टनरशिप पर MOU हुआ है UK के साथ।
ये मैप में देखिए यूके, ये है आपका यूके। कैपिटल नहीं बोलूंगा, करेंसी इसकी पाउंड स्टर्लिंग है, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। यूके इसलिए चर्चा में है रिसेंटली क्योंकि इसने ईट आउट टू हेल्प आउट इनिशिएटिव लॉन्च किया है। नया क्वेश्चन देखते हैं। फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किए हैं पीएम मोदी जी ने। देखिए जो प्रोटोकॉल्स हैं इसमें एज वाइज ये बताया गया है कि क्या फिटनेस गाइडलाइंस हमें अपनानी चाहिए। टोटल 3 कैटेगरीज में ये प्रोटोकॉल रिलीज किए गए हैं। एक आपका 15 टू 18 ईयर एज के लिए, दूसरा 18 टू 65 ईयर एज के लिए, और तीसरा है 65 प्लस एज के लिए। तो जो आपके फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल हैं, इनको 3 कैटेगरीज में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। देखिए फिट इंडिया जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर 29 अगस्त को, यानी कि खेल दिवस वाले दिन, अब उसको 1 साल पूरे हो चुके थे। तो पीएम मोदी ने इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ये प्रोटोकॉल्स लॉन्च किए हैं 3 कैटेगरी में। तो आप इतना याद रखिएगा। अच्छा, ये फिट इंडिया इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का। किरण रिजिजू फिर से मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक पर्व जो कि 8 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, ये किस डेट को एंड हो रहा है? तो शिक्षक पर्व 25 सितंबर को एंड हो गया। 8 से लेकर 25 तक, यानी कि 8 टू 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व ऑर्गेनाइज किया गया था। पर्पस क्या था? जो NEP 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके वजह में टीचर्स को फैसिलिटेट करना, यानी उनको जानकारी प्रोवाइड करना। एजुकेशन मिनिस्ट्री जो अब हो गई है, जिसके मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, उनके द्वारा ये शिक्षक पर्व लॉन्च किया गया था 8 सितंबर को, जो कि रिसेंटली 25 सितंबर को समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेमस पर्सनालिटीज हैं, रिसेंटली इनका निधन हो गया, और ये दोनों फेमस पर्सनालिटीज बहुत फेमस हैं। एक हैं SP बाला सुब्रमण्यम जी। ये देखिए SP बाला सुब्रमण्यम जी, रिसेंटली कोविड-19 के चलते चेन्नई में इनका निधन हो गया, लेकिन ये रहने वाले आंध्र प्रदेश के थे। फेमस म्यूजिशियन थे, सिंगर थे, SP बाला सुब्रमण्यम, इनका निधन हो गया। याद रखिएगा आप कि 2001 में इनको पद्मश्री मिला था, बाद में 2011 में इनको पद्म भूषण भी मिला था। सेकंड पर्सनालिटी कौन है हमारे? शेखर बसु जी। ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, मैं तो ये कहूँगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। शेखर बसु जी इंडिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, यानी कि परमाणु वैज्ञानिक है, नहीं सॉरी थे। रिसेंटली इनका भी निधन हो गया कोलकाता में। जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसके चेयरमैन थे। खास बात क्या है, 2014 में शेखर बसु जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आप दोनों को याद रखिएगा, SP बाला सुब्रमण्यम म्यूजिशियन सिंगर निधन हो गया, शेखर बसु जी परमाणु वैज्ञानिक न्यूक्लियर साइंटिस्ट निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया की फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी किस सिटी में स्टैब्लिश की जा रही है? तो जैसे NDA है, IMA है, वैसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी इंडिया में पहली बार स्टैब्लिश की जा रही है मैंगलुरु में। कर्नाटक का एक शहर है मैंगलुरु, वहां पर इंडिया की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी स्थापित की जा रही है। आप याद रखिएगा टोटल 150 एकड़ में, कितने में? 158 एकड़ में, 158 एकड़ में ये इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी स्थापित की जाएगी। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, कर्नाटक के मैंगलुरु में इंडिया की फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी स्थापित की जा रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं, ICJ, स्थापना हुई थी 1978 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत कार्य करता है। डायरेक्टर जनरल कौन है? के नटराजन इसके डायरेक्टर जनरल हैं। मोटो याद रखिएगा आप, वयम रक्षाम, वी प्रोटेक्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो। साथ ही साथ एग्जाम में अगर आपसे ये पूछे कि मरीन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नोडल एजेंसी क्या है इंडिया की, तो कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, ये किस डेट को ऑब्जर्व किया गया? तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ऑब्जर्व किया गया 25 सितंबर को। 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ऑब्जर्व किया गया है। देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में इसे इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। आप देखिएगा इस बार का थीम क्या था वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का? तो थीम था ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ, ये था थीम वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी किस स्टेट में स्थापित की जाएगी? तो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गुजरात में बन रही है। देखिए गुजरात के गांधीनगर में एक पहले से ही इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी करके कुछ था, अब वहीं पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। 2 यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, एक तो आपकी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, वो दिल्ली में बनेगी, दूसरी है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, वो आपकी गुजरात के गांधीनगर में बन रही है। आप देखिएगा उसके अलावा एक इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, वो गुरुग्राम में है। बात करते हैं गुजरात की, तो ये देखिए मैप में गुजरात
सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में तो इसने टॉप कर ही दिया है। डिफेंस यूनिवर्सिटी अब बनने जा रही है। इससे पहले इंडिया की पहली रेल यूनिवर्सिटी गुजरात के वडोदरा में बन चुकी है। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी, सभी को पता है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किस स्टेट की है? तो गुजरात की है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग रिपोर्ट के अनुसार गवर्नमेंट स्कूल्स के कितने % टॉयलेट अनयूज्ड हैं? तो रिसेंटली कैग ने जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल, उसमें टॉयलेट्स पर एक रिपोर्ट जारी की है। कैग के अनुसार 40% टॉयलेट अनयूज्ड पड़े हैं, बिना यूज किए हुए। तो ये बताया है कैग ने अपनी रिपोर्ट में। देखिए, इसके अलावा कैग ने बताया है कि 55% से अधिक गवर्नमेंट स्कूल के टॉयलेट ऐसे हैं जहाँ पे हाथ धुलने के लिए पानी ही नहीं है, यानी कि हैंडपंप की व्यवस्था ही नहीं है। 27% जो स्कूल हैं उनके टॉयलेट्स, मतलब कि वहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग टॉयलेट्स नहीं हैं। साथ ही कैग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि 72% टॉयलेट्स में रनिंग वाटर नहीं आता है, यानी पाइप्ड वाटर नहीं आता है। सबसे ज़्यादा अनयूज्ड टॉयलेट कहाँ है? तो ये देखिए, यूपी में सबसे ज़्यादा अनयूज्ड टॉयलेट हैं। और REC जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसके द्वारा बनाए गए सबसे ज़्यादा अनयूज्ड टॉयलेट हैं, यानी कि 46% जो उसने टॉयलेट बनाए हैं वो अनयूज्ड हैं। तो रिसेंटली कैग ने रिपोर्ट जारी की थी अनयूज्ड टॉयलेट पे। कैग की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 148 के तहत कैग की स्थापना की जाती है। कैग का अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट द्वारा। देखिए, वर्तमान में 14th कैग कौन है इंडिया के? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल GC मुर्मू। कैग का जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर होता है या फिर 65 एज, इनमें से जो भी कंप्लीट हो जाएगा उस पर कैग हमारे रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI रिसेंटली साइबर सिक्योरिटी विजन फ्रेमवर्क किसके लिए लॉन्च किया है? तो RBI द्वारा रिसेंटली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए साइबर सिक्योरिटी विजन फ्रेमवर्क रिलीज किया गया है। RBI ने टोटल 4 गाइडिंग प्रिंसिपल पर, कितने? 4 गाइडिंग प्रिंसिपल पर ये साइबर सिक्योरिटी विजन फ्रेमवर्क रिलीज किया है। 4 गाइडिंग प्रिंसिपल पर क्यों? क्योंकि RBI का कहना है कि जरूरी नहीं एक ही चीज सबको फिट बैठे, यानी वन साइज फिट्स ऑल, ये फिलॉसफी पर RBI ने इस बार यकीन नहीं किया है। तो आप देखिएगा, RBI ने साइबर सिक्योरिटी विजन फ्रेमवर्क रिसेंटली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए लॉन्च किया है। साथ ही साथ RBI ने जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं इनके लिए 5 पैरामीटर्स पर अलग से एक टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी ये भी लॉन्च किया है। तो आप ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी ये 5 पैरामीटर्स पर है, और जो आपका साइबर सिक्योरिटी विजन फ्रेमवर्क है ये 4 पैरामीटर्स पे। दोनों RBI ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए अनाउंस किया है, रिलीज किया है। ये देखिए है भारतीय रिजर्व बैंक। RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी कोलकाता में। बाद में 1937 में RBI का हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। RBI के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। वर्तमान में जो 25th RBI गवर्नर है उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। लास्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 जिसे वर्ल्ड बैंक द्वारा रिसेंटली रिलीज किया गया है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है इस बार 16th 160 है इंडिया की रैंक। जो 2018 में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आया था उसमें इंडिया की रैंक थी 115। इस बार इंडिया का स्कोर क्या है? तो 0.49 है इंडिया का स्कोर। जो वर्ल्ड बैंक द्वारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिलीज किया गया है इसमें टोटल 174 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया है, जो वर्ल्ड की 98% पॉपुलेशन को कवर करती हैं। टॉप किसने किया है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को? तो सिंगापुर ने टॉप किया है, सेकंड है हांगकांग और थर्ड है आपका जापान। लास्ट कंट्री कौन है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में? तो लास्ट कंट्री है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये आप सभी लोग जानते होंगे। वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया तो उसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। 11 जुलाई 1944 को वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। टोटल 189 मेंबर हैं वर्ल्ड बैंक में। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मैलपास। वर्ल्ड बैंक की MD एंड CFO कौन है? अंशुला कांत। और वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? कार्मेन ग्रीनहार्ट, अभी अपॉइंट हुई हैं कुछ दिन पहले। ये देखिए आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।